थोड़ी सी बारिश में रूरल एरिया में जहाँ लोगों के खेतों में पानी तक नहीं भरता, उसी थोड़ी सी बारिश से आप देखेंगे गुड़गांव जैसा शहर, दिल्ली जैसा शहर, बेंगलोर जैसे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ये क्या है? आज से 20 साल पहले कुछ लोग जब ये बोलते थे ना कि दिल्ली में एक दिन एयर पॉल्यूशन की वजह से मास्क लगाना पड़ेगा, तो आज ऐसे ही हंसते थे जैसे आज जब मैं कहता हूँ हंसते हैं लोग। भारत में इस तरह के शहरों में लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, जिसका हिस्सा आप भी हो सकते हैं और मैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। मैंने तालाबों से तैरना सीखा है। मेरे गांव में एक तालाब हुआ करता था और गांव के आसपास भी हुआ करते थे। गांव के पास एक नहर थी जिसमें ऊपर से कूदते थे, तो वहां से ये पूरा तैरना आया है। और मैं अकेला ऐसा नहीं होऊंगा, शायद आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तालाब से ही तैरना सीखा हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप वापस जाके उन्हीं तालाबों को देखें, या फिर आपने कभी जाके देखा है उन तालाबों की हालत? अगर आप जाके देखेंगे कभी उन तालाबों को, या आपने देखा भी होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तालाब अब तालाब नहीं रहे हैं। वो तालाब अब एक लैंडफिल साइट जैसे दिखते हैं, वो तालाब एक कूड़ा घर जैसे दिखते हैं। अच्छा, मैं इन तालाबों की बात क्यों कर रहा हूँ, इन तालाबों के बारे में आज मैं चिंतित क्यों हूँ, या आप लोगों से इतना क्यों मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ? उसका कारण ये है कि तालाब हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि तालाबों को हमारी जरूरत हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सच में तालाबों की जरूरत है। हमें तालाबों की जरूरत क्यों है? आज चाहे वो शहर है या वो गांव है, हमारा पानी का जो सोर्स है, हमें तो बच्चे अपना टैप खोलते हैं पानी आ जाता है। खुद हम भी कई बार, अब तो रिमोट वाले भी मिलने लगे हैं, रिमोट दबाया पानी आ जाता है। लेकिन हम, भारत की ज्यादातर आबादी कहाँ पे डिपेंड है पानी के लिए? ग्राउंड वाटर पे। और वो ग्राउंड वाटर ऐसा तो है नहीं कि आप निकालते रहेंगे, जिंदगी भर निकलता रहेगा। आपने भी देखा होगा, आपकी घर की नल कई बार पानी देना बंद कर देती है, या आपकी सोसाइटी का कई बार पानी की दिक्कत आती है, तो क्या किया जाता है? बस एक काम किया जाता है कि उसमें एक पाइप और जोड़ दिया जाता है और नीचे एक डीप और कर दिया जाता है। मतलब वो नीचे एक एक्वीफर और नीचे भेज दिया जाता है। अब आप सोचिए हम कब तक करते रहेंगे, है ना? आप नीचे जाते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, और जैसा साइंटिफिक स्टडीज है, एक लेवल के बाद नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो उतना ज़्यादा साफ नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। उसमें कई बार फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे तत्व भी मिलने लगते हैं, जिससे कि आजकल घरों में आपने बीमारियां देखी होंगी। किसी को आर्सेनिक की दिक्कत है, किसी को फ्लोराइड की दिक्कत है, किसी को जॉइंट में पेन है, किसी के दांत पीले हो जाते हैं। तो वो बहुत सारे गांवों में आपने कॉमन इश्यूज देखे होंगे, और इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे लोग इस तरह की प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। अब आप सोचिए, हमारे थाली में जो खाना रखा है उसके बराबर में जो गिलास में पानी रखा है, वो जो ग्राउंड वाटर से आ रहा है, उसका कितना गहरा कनेक्शन है हमारे एक तालाब से। आप जो पानी पी रहे हैं, आपके अंदर जो पानी जा रहा है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपके पड़ोस में जो तालाब है, आपके आसपास जो वाटर बॉडीज हैं, उसमें भरे हुए पानी की क्वालिटी कैसी है। आप यूं कहें कि आप इनडायरेक्टली उसी तालाब का ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्वीफर में जाता है, फिर वहां के आपके आता है, फिर आप पानी पीते हैं। इसलिए तालाबों को स्वस्थ रखने की जरूरत है। लेकिन आप, हमारे पूर्वज जिस तरह से उनकी रेस्पेक्ट करते थे, जिस तरह की उनकी पूजा करते थे, जिस तरह से हमारे वेदों में उनके लिए वर्णन किया गया है, आज उनको जैसे हमने इग्नोर सा कर दिया है, उनको जैसे हमने नज़रअंदाज कर दिया है। वो अपने नज़रअंदाज करने की तो बात दूर, आज हमने उन पे कब्जा कर लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और भारत सरकार के भी आंकड़े हैं, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के आंकड़े हैं, भारत के लगभग 40 से 50% तालाब जो है वो कब्जा कर लिए गए हैं। चाहे उसके थोड़े से हिस्से पे कब्जा हो या उसके बड़े से हिस्से पे कब्जा हो। और बहुत सारे तालाब तो ऐसे भी हैं जिन पे पूरी तरह से कब्जा करके वहां पे कुछ बिल्डिंग बन गई है, किसी का हॉस्पिटल बन गया है, किसी की पुलिस चौकी बन गई है। इस तरह से हमने अपने इन तालाबों को मार दिया है। मैं जब कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जिन तालाब में मैंने तैरना सीखा है, मैं इस तरफ तो पढ़ाई करता जा रहा हूँ,
लेकिन वही जो बचपन की मेमोरीज हैं, वही जो बचपन के नेचुरल रिसोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं मरते जा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का सोचिए क्या फायदा। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप अपने लिए भी सोचिए। आपने चाहे पीएचडी कर ली, चाहे आपने इंजीनियरिंग कर ली, चाहे आपने डॉक्टरी कर ली, लेकिन आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। मैं भी आपका ही हिस्सा हूँ। और ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो मैंने कोशिश किया कि मैं, देखिए घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, शिक्षा भी ज़रूरी है। तो मैंने कॉलेज के साथ साथ एक्टिविटी शुरू की, बच्चों के साथ अपने गांव में, अपने गांव के पड़ोस में इस तरह की एक डिस्कशन शुरू किया जल चौपाल के माध्यम से कि चलो इस बारे में बात तो करें कम से कम। जब बात किया तो पता चला कि तालाब ही वो सोर्स है जो इस संकट से भविष्य में बचा सकता है, न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। और तालाब ही वो तरीका है जिनसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। 2 साल एमएनसी में जॉब करते हुए ये पार्ट टाइम किया, लेकिन जब मुझे लगा कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं लिया जा सकता। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कंफर्ट जोन में है, आपको सैलरी भी मिलती रहे और आप समाज के लिए भी काम करते रहें, आप नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाते रहें। तो 2 साल के बाद मैंने रिजाइनेशन दे दिया। हालांकि मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है तुमको, है ना, आपको सैलरी कम लगती है, आपको साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम है, आपको यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा सर ऐसा रिजाइनेशन लेटर में कोई रीज़न नहीं लिखा है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, बट मेरा मन नहीं करता यहाँ पे काम करने का, और मेरा मन करता है कि मैं कुछ और करूँ। जो मैं अभी पार्ट टाइम कर रहा हूँ जॉब के साथ साथ, मैं वो फुल टाइम करूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा ऐसा है, फिर आप मेरी एक बात मानना, वापस कभी ना जॉब ज्वाइन मत करना, यहाँ नहीं किसी और एमएनसी में भी मत करना, कहीं पे भी मत करना। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे अभी इरादे बुलंद दिख रहे हैं, तुम ना एक दिन अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बना लोगे। उनकी बात सही साबित हुई। 2 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पॉकेट मनी के लिए, फैमिली को रन करने के लिए, क्योंकि मेरी शादी तुरंत 12th क्लास के बाद कॉलेज में जाते ही हो गई थी। तो एक पीछे फैमिली भी जुड़ी हुई थी। जब मैं खुद कॉलेज में पढ़ रहा था तब मेरे बच्चे भी हो चुके थे, तो वो मेरे लिए एक समस्या थी। मैं आम लोगों की तरह नहीं था, मुझे एक फैमिली भी रन करनी थी पढ़ाई के साथ साथ करते हुए। तो वो स्ट्रगल देखा, छोटी छोटी जॉब करी, कहीं 2 महीने कहीं 3 महीने की, लेकिन हर 2 महीने बाद वही एक रियलाइजेशन शुरू होता था, वही एक बात दिमाग में आती थी कि जब वहां से छोड़ के आ गए फिर यहाँ पकड़ ले, है ना, जैसे वो कहते हैं ना आसमान से गिर के फिर खजूर पे अटक गए। तो हर जगह से छोड़ छाड़ के फिर मैंने ये इनिशिएटिव फुल टाइम शुरू किया। कई बार तो फाइनेंशियल दिक्कत से रोना आया कि मैंने कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लिया। एक बार मैं वापस उसी एमएनसी में गया भी, बट मेरी एचआर ने मना कर दिया फिर से जॉब पे रखने से। फिर कोशिश किया, कई छोटे कोर्सेस मैंने ज्वाइन किए, सीखा कि कैसे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से रिसोर्सिस को हम ला सकते हैं, सीएसआर क्या होता है, कॉरपोरेट फंडिंग क्या होती है, गवर्नमेंट फंडिंग क्या होती है, एनजीओ क्या होती है। वो सारी चीज़ें सीख के मैंने एक अपनी एनजीओ शुरू की, और इस तरह से उस जो एक कोर्स ज्वाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में भारत सरकार के साथ, वहाँ से सीखा और मैं छोटे छोटे स्कूलों में जाके उसको बताने लगा, कॉलेजेस में जाके बताने लगा, वहाँ से नॉलेज आई। वहाँ से हुआ क्या कि धीरे धीरे थोड़ा सेल्फ सस्टेनेबल बना, लोगों ने भी मदद भेजना शुरू किया, और आज मुझे बड़ी खुशी की बात हो रही है कि हम एक साथ 6 राज्यों में काम कर रहे हैं। एक बड़ी टीम हमारे साथ है और हम अभी तक 80 से ज़्यादा तालाबों पे काम कर चुके हैं। आप कभी हमारे तालाबों पे जाके देखिएगा, वो तालाब जिसमें जब हमने काम करना शुरू किया था तो गांव के कई लोग हमें ये बोलकर डराते थे कि बेटा उस तरफ मत जाना, आप उस तरफ जाओगे तो हमारी बहुत सारी गाय भैंस जो उस तरफ गई है कभी वापस नहीं आई। उनका कहने का मतलब ये था कि तालाब में उतनी दलदल बन चुकी है कि अगर अभी बच्चों को या किसी इंसान को उस तरफ भेजना बहुत खतरे से खाली नहीं है, बहुत खतरनाक है। तो वो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने उनको सुना, हमने उनका साथ लिया, हमने उनको रिस्टोर करना शुरू किया, और आज उसी तालाब में गर्मी के दिनों में बच्चे कूद कूद के नहाते हैं। आज उसी तालाब में गाय भैंसे तैरती हुई दिखती हैं। आज उसी तालाब में लोग सिंचाई करके पानी के लिए यूज करते हैं। ये बदलाव हमने देखा है। ये बदलाव आपको किसी एमएनसी में नहीं मिल सकता,
हालांकि मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कोई भी जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन ये आपको कहीं जॉब में नहीं मिलेगा, कहीं आपको किसी चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या बिजनेस में नहीं मिलेगा। ये सेटिस्फिकेशन या फिर ये एक मोटिवेशन देखने के लिए आपको बहुत सेक्रीफाई करना होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया जब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मुझे एक स्पेशल नाम दिया और आज पूरा भारत मुझे उसी नाम से जानता है, पॉन्डमैन। पॉन्डमैन यानी तालाबों के लिए काम करने वाला व्यक्ति, तालाबों के लिए बात करने वाला व्यक्ति, तालाबों के लिए जीने वाला व्यक्ति। आज बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं। आज मुझे नहीं लगता कि कौन कौन से IIT IIM बचे हैं जहाँ पे मैं लेक्चर जाके नहीं देता। आज PhD स्टूडेंट्स आके अपनी थीसिस लिखवाने के लिए मदद मांगते हैं। आज IIT स्टूडेंट्स मेरे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं और मैंने IIT में कभी एडमिशन लिया, ना मैंने कभी PhD की, ना मैं कभी वहाँ पे पढ़ने गया। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया इतना सारा, उसके भरोसे ये काम शुरू किया था और आज हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग स्टार्टिंग में इस काम को बहुत छोटा समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे, जिन लोगों ने इसको एक तरह से अपमानित किया मुझे, क्योंकि हमारे समाज में तालाब साफ करना मतलब सो कॉल्ड, मैं आपको बात बता रहा हूँ, तालाब साफ करना कथित रूप से या तो छोटी जाति के लोगों का काम है या फिर कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, इलिटरेट लोगों का काम है। और यही लोग मुझे कह कह के बार बार चिढ़ाते थे, लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप मुझे 2 से 3 साल दीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ना तो ये कभी पढ़ाई लिखी के संबंध में इसको जोड़ सकते हैं हम, ना इसको कभी हम जाति के ऊंचे नीचे से जोड़ सकते हैं। 2 साल बाद वही लोगों ने मुझे फूल माला पहना कर स्वागत किया, उन्हीं लोगों ने मेरे लिए तालियां भी बजाई। आज भारत में जब भी मानसून आता है तो भारत में 2 तरह के एरिया हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। थोड़ी सी बारिश में रूरल एरिया में जहां लोगों के खेतों में पानी तक नहीं भरता, जहां उनकी सिंचाई के लिए पर्याप्त बारिश नहीं होती और वो उम्मीद करते हैं कि और बारिश हो, वही आप उसी थोड़ी सी बारिश से आप देखेंगे गुड़गांव जैसा शहर, दिल्ली जैसा शहर, बेंगलोर जैसे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। उसी समय पे दूसरे ऐसे भी कुछ एरिया होते हैं जहां पे पानी के लिए क्राइसिस होता है। ये क्या है? और इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट भारत में निकल के आया है, एक नया नाम भारत में दिया गया है जिसको कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग क्या है? अर्बन फ्लडिंग है कि आज थोड़ी सी बारिश से जो शहर में बाढ़ जैसे हालात आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है? बहुत सारी स्टडीज हुई, खुद सरकार ने भी रिसर्च कराए। इसका सिर्फ एक ही समाधान निकल के आया, एक ही कारण निकल के आया। जो यहाँ के तालाब थे, जो यहाँ की झील थी, उनके ऊपर आज बिल्डिंग खड़ी हो गई है, उनके ऊपर आज कोई पुलिस स्टेशन खड़ा हो गया, या उनका जो कैचमेंट एरिया था वो पूरा अदल बदल कर दिया गया। जो पानी इधर आना था वो अभी उधर जा रहा है। अभी बारिश के पानी को तो नहीं पता है कि यहाँ पे पहले तालाब था, अभी एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है। वो तो वहीं जाएगा जहाँ उसका पुराना घर है, जहाँ उसका कैचमेंट एरिया है। अब होता क्या है कि वहाँ पे सड़कें आप गाड़ियां तैरती हुए देखते हैं और अगले दिन अखबार में एक न्यूज आती है, सोसाइटी बनी तालाब, लोग तैरने को हुए मजबूर, नगर निगम हुआ फेल। ये एक दिन में नहीं हुआ है सब कुछ। ये जब डिजाइन करना शुरू किया था ना हमने पहले बिल्डिंग बनाई और उसके बाद सोचा कि अब पानी कहाँ जाएगा। लेकिन डिजाइन ऐसा होना चाहिए था कि पहले पूरा पानी का एक नेटवर्क बनना चाहिए था कि पानी कहाँ जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग बननी चाहिए थी। तो ये हमारे डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं कमी रही है। अब दूसरी तरफ गाँव में देखेंगे, बहुत सारी बारिश आती है लेकिन फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमें अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आज खुद सरकार भी, खुद हमारे कॉलेज भी, खुद हमारे बिल्डर्स भी एक ही वर्ड पर बार बार आके रुक जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब आप डेफिनेशन पे जाएंगे, जब आप उसका मतलब समझेंगे, तो उसका मतलब है कि बिना नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाएं अपना विकास करना। लेकिन सच में बताइए, जो आपने किया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इसमें फिर से हमें सोचने की ज़रूरत है, फिर से उसी के हिसाब से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं किया तो पछताएंगे।
जिस तरह से आज से 20 साल पहले कुछ लोग, जब मेरे जैसे लोग दिल्ली के लिए कुछ इसी मंच पे खड़े होकर या इसी दूसरे मंच पे खड़े होकर ये बोलते थे ना कि दिल्ली में एक दिन एयर पॉल्यूशन की वजह से मास्क लगाना पड़ेगा, तो आज ऐसे ही हंसते थे जैसे आज जब मैं कहता हूँ हंसते हैं लोग। और आप देखना, अगर इस तरह से हमने डिजाइन में चेंज नहीं किया, नहीं सुधरे ना, तो भारत में इस तरह के शहरों में लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, जिसका हिस्सा आप भी हो सकते हैं और मैं भी। इसके लिए जरूरत है कि अर्बन वाटर बॉडीज जो हैं उनमें एक सिल्टेशन जो हो गई है, उनके अंदर जो वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं, वो खत्म हो गई है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जो पानी दूसरी तरफ जा रहा है, जो वाटर लॉगिंग क्रिएट कर रहा है, उस वाटर लॉगिंग को हटा के हम वाटर बॉडीज की तरफ जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमने, चाहे वो गुड़गांव है, बेंगलोर है, दिल्ली है, नोएडा है, बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज पे भी काम किया है, ऐसे तालाबों पे भी काम किया है जो मर चुके थे, लेकिन अभी फिर से उनमें साफ पानी आपको दिखेगा। अभी फिर से जो वाटर लॉगिंग जिस पानी से हो रही थी, वही पानी आज तालाबों की प्यास बुझा रहा है, वही पानी आज ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है। ये ऐसा इम्पैक्ट है जो हमको एक साथ नहीं दिखेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता हुआ आप नहीं देख सकते, लेकिन फ्यूचर में इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित कर रहा है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी और अर्बन म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। चलिए अब आप बताइए कि शहरों के विकास के बारे में आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। कैप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आज ही हमें बताएं।